मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स के बारे में। ठीक है, तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स कहाँ पे आता है? ब्रोंकियल अस्थमा के ड्रग्स के अंदर आता है, उसके क्लासिफिकेशन में आता है। तो पूरा एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या है। हमारे पास है ब्रोंकोडायलेटर्स, जिसमें आ जाता है सिम्पेथोमिमेटिक्स, मिथाइलजांथिन्स एंड एंटीकोलिनर्जिक्स। सिम्पेथोमिमेटिक्स में साल्बुटामोल, टर्बिटोलिन, बैम्बुट्रल, साल्मेट्रल एंड फॉर्मेट्रल। मिथाइलजांथिन्स में थियोफिलिन, अमीनोथियोफिलिन, कोलिन, थियोफिलिनेट, हाइड्रोक्सी इथाइल, थियोफिलिन, डॉक्सोफिलिन। एंटीकोलिनर्जिक्स में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टाइट्रोपियम ब्रोमाइड। लीकोट्रीन एंटागोनिस्ट में मॉन्टेल्यूकोस, ज़ाइफिल्यूकोस। और यहाँ पे है हमारा मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, जिसके अंदर आता है दो इम्पोर्टेंट, वो एक सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफिन। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में सिस्टमिक में हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इनहेलेशन में बेक्लोमिथासोन डाइप्रोपियोनेट, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट, फ्लूनिसोलाइड, साइक्लोसोनाइड। और एंटी आईजीई एंटीबॉडी में ओमेलिजुमाब। ठीक है, तो हम आज का जो टॉपिक क्या है वो है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, जिसमें आ जाता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफिन। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट जिसका अलग नाम है क्रोमोलिन सोडियम, and ketotifen are the mast cell stabilizers. They are not bronchodilators. ये कोई ब्रोंकोडाइलेशन नहीं करते, ये क्या करते हैं? मास्ट सेल को डीग्रानुलेशन होने से बचाते हैं। ठीक है, ये जो मास्ट सेल है ना, ये अगर डीग्रानुलेशन हो गया तो उसके बाद ये जो हिस्टामिन है, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सब रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है, या फिर एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इस ड्रग्स को देने के बाद जो मास्ट सेल है ये डीग्रानुलेट नहीं होता है। सो दे आर नॉट ब्रोंकोडाइलेटर्स, दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ द वेरियस मीडिएटर्स, हिस्टामाइन, ल्यूकोट्राइन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर या फिर एग्रीवेटिंग फैक्टर एक्सेट्रा। By stabilizing mast cell membrane, they also reduce bronchial hyperactivity. तो अगर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है ब्रोंकस के अंदर, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो वहाँ पे हाइपर रिएक्टिविटी को रोकता है, सिंपल सी बात है। टू सम एक्सटेंट, बट द AG/AB रेशियो रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड। तो ये जो AG/AB रिएक्शन, जो कि एंटीजन टू एंटीबॉडी रिएक्शन है, उसको अफेक्ट नहीं करता है। नीचे का जो डायग्राम है तो वही बोल रहा है ना कि AG/AB रिएक्शंस ऑन द मास्ट सेल सरफेस, यहाँ पे डीग्रानुलेट होता है। डीग्रानुलेशन ऑफ द मास्ट सेल एंड रिलीज ऑफ द हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस कॉज करता है। ठीक है, तो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफिन क्या करता है? मास्ट सेल को स्टेबलाइज करता है और एलर्जिक मीडिएटर्स को रिलीज होने से रोकता है। तो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट इट इज़ नॉट इफेक्टिव ओरली इफेक्टिव नहीं होता है, एज इट इज़ पोरली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट से पोरली एब्जॉर्ब होता है। इन ब्रोंकियल अस्थमा सोडियम क्रोमोग्लाइकेट इज गिवन बाय इनहेलेशन, तो थ्रू द इनहेलेशन दिया जाता है। यूजेस एलर्जिक अस्थमा, फिर इट कैन बी ऑल्सो यूज इन द एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, राइनाइटिस, डर्मेटाइटिस एक्सेट्रा। By tropical route as a prophylactic agent, and asthma as a prophylactic agent to prevent bronchospasm induced by the allergens. Adverse effects में क्या आ जाएगा? Systemic side effects are rare. It may cause symptoms of local irritation, bronchospasm, headache, nasal congestion. दूसरा है हमारा क्या? कीटोटिफिन. Mechanism of action is similar to the Chromoglycate has additional H1 blocking effect. It is orally effective but has a slow onset of action. तो इससे और इससे कंपैरिजन में सिमिलर है, लेकिन एडिशनली दिस इज ऑल्सो H1 ब्लॉकर। ठीक है, एंड ओरल इफेक्टिव, ये तो ओरल इफेक्टिव नहीं था, लेकिन ये ओरल इफेक्टिव है बट हैज़ स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है।